Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. सो हम लोगों ने यूनिट 1 फिनिश कर लिया है। चैप्टर 1 एंड 2 वी हैव डन। अब हम लोग यूनिट 2 पे आते हैं एंड चैप्टर 3 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि यूनिट 2 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। हम लोगों ने इसके पहले के यूनिट में पढ़ लिए हैं कि इकोनॉमी का क्या स्टेटस था। अब हम लोग रिफॉर्म के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1991 में क्या स्टेटस था इकोनॉमी का, जिसकी वजह से हम लोगों को रिफॉर्म लाना पड़ा था। एंड कुछ इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म होता कैसे है या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे इंडिया में। तो टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। सिंस मतलब आज भी ये कंटिन्यूअस है, अभी भी रिफॉर्म हो ही रहा है। इन रिफॉर्म्स में मॉडिफिकेशंस हो ही रहे हैं। सो चैप्टर 3 में चार टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है। लाइक फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड प्राइवेटाइजेशन, थर्ड ग्लोबलाइजेशन एंड लास्ट आपको टॉपिक पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म। इस रिफॉर्म के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्या मॉडिफिकेशंस आए, कैसे ट्रांसफॉर्म हुई इंडियन इकोनॉमी, कैसे मॉडिफाई हुई, कैसे अडॉप्ट किया इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी ने कैसे अडेप्ट किया वर्ल्ड को। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। इन्हीं तीन रिफॉर्म्स को एलपीजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की, ये भी यही है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड जानना होगा कि आखिर रिफॉर्म हुए क्यों थे। लास्ट टाइम भी ये डिस्कस कराया गया था, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला 1989 में गल्फ वॉर हो रहा था, दैट इज अरब वॉर। गल्फ नेशंस, पर्शियन गल्फ के आसपास के नेशन को हम लोग गल्फ नेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने जब 7 8 क्लास में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्शियन गल्फ क्या होता है। पर्शियन गल्फ के आसपास के नेशन लाइक सऊदी अरेबिया, यमन, बहरीन, उसके बाद फिर कुवैत, जहाँ मोदी जी का रिसेंट विजिट चल रहा है, ओमान, कतर, यूएई, ये सारे कंट्रीज, ये सारे नेशन पर्शियन गल्फ के नेशन है। इसके ईरान एंड इराक भी। तो इन कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही थी एंड यही प्राइमरी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, प्रोड्यूसर्स है। प्राइमरी ऑयल प्रोड्यूसर्स इन्हीं सारे नेशंस में होता है। यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो क्योंकि गल्फ वॉर हो रहा था, या अरब वॉर भी बोल सकते हैं इसको, इसकी वजह से ऑयल का सप्लाई या तो कम हो चुका था बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ऑयल का सप्लाई एकदम ना के बराबर हो रहा था। यहाँ वॉर हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीन नहीं था, तो ऑयल का सप्लाई रिड्यूस कर दिया गया था। ऑफ कोर्स जिस कंट्री में वॉर होता है वहां का सर्विस एकदम बंद हो जाता है एंड वहां पे इन्फ्लेशन आ जाता है, हर चीजों के दाम में बढ़ोतरी आ जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत कम हो गई थी। सप्लाई कम होता है तो क्या होता है, किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइस क्रूड ऑयल का हर कंट्री में इंक्रीज हो चुका था, पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो चुका था, क्योंकि ये मेजर सप्लायर्स है पूरे वर्ल्ड को। तो क्या होने लगा कि फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को लाइक पहले ऑयल लेते थे तो हमको 100 रुपए पे करना पड़ता था। मान लेते रुपीज में तो पे नहीं होता, डॉलर में बात करते हैं। मान लेते $100 पे करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब प्राइस बढ़ गया है तो हम लोगों को पे करना पड़ रहा है $500। तो इससे क्या होगा, पहले $100 जाता था, अब $500 जा रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व जो आपके पास फॉरेन करेंसीज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन करेंसीज है, वो कम होती चली जा रही है। तो रिजर्व ऑफ अदर करेंसीज फॉर इम्पोर्ट, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है जो दूसरे करेंसीज है आपके पास, चाहे वो येन हो, युवान हो, आई होप आपको पता होगा ये सब कहाँ कहाँ की करेंसीज है, पाउंड हो या डॉलर हो, ये सारे करेंसीज के रिजर्व को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। तो ये कम हो गया था इंडिया के पास। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि कुछ ही दिन का ऑयल रिजर्व बचा था इंडिया में। एंड ऑयल किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तेल इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने हमेशा सुना भी होगा कि किसी भी चीज के दाम तब बढ़ते हैं जब तेल का दाम बढ़ जाता है। तो ऑयल किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कुछ ही दिन का तेल बचा था इंडिया के इकोनॉमी के पास।
तो इंडिया ने क्या स्टेप किया, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया लोन वर्ल्ड की एजेंसी से। ये वर्ल्ड की एजेंसीज कौन कौन सी एजेंसीज हो सकती है, आईएमएफ हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, एंड अदर डिफरेंट एजेंसीज। पर ये दो प्राइमरी एजेंसीज हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो वर्ल्ड एजेंसी से उन्होंने लोन या कुछ पैसे डिमांड किए या रिक्वेस्ट किए। अब आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। आईएमएफ एज अ कंडीशन, आईएमएफ ने कंडीशन डाली, क्यों, क्योंकि अगर आपको बैंक लोन भी देता है ना, तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी चेक होती है कि आप उस लोन को चुका पाएंगे कि नहीं। तो आईएमएफ इज फॉर ऑब्वियस रीजन इन्होंने कंडीशन डाली कि अगर आप अभी हमसे लोन ले रहे हैं तो आपको लोन को चुकाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। इसलिए आप क्या करिए, अपनी इकोनॉमी को ओपन करिए। दैट मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को अलाउ करिए, सो दैट आपके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो आउटफ्लो होता रहे और आप लोन को चुका पाए। तो इन्होंने कंडीशन डाली कि आप ओपन अप करिए अपनी इकोनॉमी को। ऑफ कोर्स एक ये भी रीजन है, लेकिन एक अदर रीजन भी है, स्ट्रैटेजिकली एंड पॉलिटिकल रीजन भी है आईएमएफ का, क्योंकि आईएमएफ में उस समय वेस्टर्न डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, वेस्टर्न नेशंस बहुत ज्यादा थे आईएमएफ के मेंबर्स। तो वो चाहते थे इंडिया, क्योंकि रिसोर्स रिच नेशन है, पॉपुलेशन रिच है, मार्केट हो सकता है वेस्टर्न नेशंस के लिए, तो वो चाहते थे इंडिया की इकोनॉमी ओपन अप हो जाए। तो एक ये प्रेशर भी था, तो स्ट्रैटेजिकली भी आईएमएफ चाहता था, एंड हमने जो डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो उसके लिए भी आईएमएफ ने कंडीशन डाली थी। अब क्या होना था, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, लास्ट स्लाइड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने फिर स्टेप लिया, एक बहुत ही हार्ड स्टेप, बहुत इन्फ्लुएंशियल स्टेप लिया कि रिफॉर्म लिया जाए इंडियन इकोनॉमी में। एंड फाइनली रिजल्ट इज एलपीजी रिफॉर्म, एंड फाइनली एलपीजी रिफॉर्म आया इंडिया में 1991 में। तो ये एलपीजी रिफॉर्म का पूरा बैकग्राउंड है। बट दिस इज नॉट ओनली द रीजन फॉर एलपीजी रिफॉर्म, देर आर अदर सेवरल रीजन्स। सिर्फ ये बोलना कि क्योंकि हमारे पास ऑयल का कमी हो गया था, गल्फ वॉर हो रहा था, इसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म आया, और भी बहुत सारे रीजन है एलपीजी रिफॉर्म आने के। फर्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जब ग्रो होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये हम बाहर से ला सकते हैं, या मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रोडक्ट हमको ज्यादा चाहिए होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक रीजन है कि हमको कनेक्टिविटी चाहिए थी, ग्लोबल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, थर्ड इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। जब हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम कम हो जाता है, तब गवर्नमेंट को फाइनेंस करना पड़ता है, उसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी, गवर्नमेंट लोन लेती है बैंक से, या लोगों से, या इंटरनेशनल एजेंसी से। नेक्स्ट, नंबर 4 रीजन इज डेवलपमेंट ऑफ नेशन, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट भी करना था, जीडीपी को इंक्रीज करवाना था हमें, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, इन सबको हमको इंक्रीज कराना था, तो हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ा टू द वर्ल्ड। नंबर 5 इज प्रेशर फ्रॉम आईबीआरडी। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक बैंक है जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था, कि जो भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर से डिवास्टेटेड है उनको ये लोन देगा, ताकि वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर पाए अपने आप को और डेवलप कर पाए। इसके अंदर ही ये दो विंग आते हैं, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, मतलब पार्ट ऑफ आईबीआरडी। आईबीआरडी का दो ट्विंस बोला जाता है, दैट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन द सेंस कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड कर पाए, और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बढ़े, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाए, इसलिए। एंड लास्ट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कैसे कंपनीज होनी चाहिए, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, ऑल दीज चेंजेस आर द रीजन फॉर रिफॉर्म ऑफ 1991। सो दीज आर द रीजन कि हमने 1991 का रिफॉर्म किया, एंड हम चाहते थे हमारी इकोनॉमी चेंज होके एक बेहतर डायरेक्शन में आगे बढ़े, एक डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।